नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज सवाल सेहत का की इस नई कड़ी में। और आज यह कड़ी समर्पित है विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे पर। वर्ल्ड हार्ट डे हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ हृदय ही स्वस्थ जीवन शैली की एक कुंजी होता है। बदलती जीवन शैली, तनाव और व्यस्तता के कारण अक्सर हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें अपने दिल की देखभाल भी करनी है। और आज हम बात करने वाले हैं हृदय रोगों के बारे में, हृदय रोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है इसके बारे में, और दिल को मजबूत करके रखने के उपायों के बारे में। और आज इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर करण चोपड़ा, एसोसिएट डायरेक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो सर, जैसे आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बात करने जा रहे हैं और आजकल हम ये देखते हैं कि जो हार्ट डिजीज़ है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो इसके सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखो, हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर है, हार्ट डिजीज़ या जो हम प्रेडोमिनेटली माने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें मतलब हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होती है या हार्ट अटैक्स होते हैं, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर्स है वो दो तरीके से होते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी जिसका हम कुछ कर सकते हैं, और इसके अलावा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड इवन साइकोसोशल यानी कि स्ट्रेस, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज हो गई, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, किसी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, और मतलब इन चीज़ों का हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नॉन मॉडिफाइबल है। जी सर। जी, तो यही रीजंस हैं, मतलब जो इनका प्रेवलेंस जब इंक्रीज़ हो रहा है, जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सर, हम ये देखते हैं कि हम इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और इसमें जो हार्ट डिजीज़ की एज है वो प्रोफाइल बहुत कम होती जा रही है। यानी कि जो यंग एजेस के यानी यूथ है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो एक कॉमन मिसनॉमर था कि भाई हार्ट डिजीज़ तो इज़ अ डिजीज़ ऑफ द रिच, या फिर डिजीज़ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड की, भाई यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ में। बट इनफैक्ट एक्चुअली क्या है कि जो हार्ट डिजीज़ ये एशियन पॉपुलेशन में, स्पेशली जैसे इंडिया है, तो इनके अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि हार्ट डिजीज़ इंडिया में 10 साल पहले हो रही है एज़ कम्पेयर टू आर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। तो उसका एक मेजर रीज़न तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ही है कि वी आर मोर प्रोन टू हैव हार्ट डिजीज़। बट इसके अलावा हमारी बाकी की जो आदतें हैं, जैसे कि डायबिटीज़ इज़ ऑन अ राइज, जब डायबिटीज़ बढ़ रहा है, डायबिटीज़ एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। दूसरा, हमारे जो डाइट है, डाइट के अंदर फ़ैट इंटेक जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मे बी इवन यूरोपियन पॉपुलेशन। तो ये स्मोकिंग काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। इनफैक्ट यंग एज में जो कई बार लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, हमने देखा है उसमें मैक्सिमम लोग स्मोकर्स होते हैं। इवन 20s एंड अर्ली 30s में लोग आते हैं हार्ट अटैक लेके, उसमें मैक्सिमम लोग स्मोकर्स होते हैं। तो ये वेरियस रीजंस हैं कि भाई कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ इंडिया के अंदर हार्ट डिजीज़ जल्दी भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। और ये भी हमने देखा है कि इंडिया के अंदर जो बीमारी है वो और सिवियर है, उसको मैनेज करना उतना ही और ज़्यादा मुश्किल है, और उसकी मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ्स भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। जी सर। तो आजकल एक टर्म भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, साइलेंट हार्ट अटैक। जी, तो ये क्या होता है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, और इसके अर्ली डिटेक्शन के लिए रिसर्च क्या कह रही है? देखो, साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट अटैक जब किसी को होता है तो उसका मोस्ट प्रेडोमिनेंट सिम्टम जो होता है वो चेस्ट पेन होता है। अब ये चेस्ट पेन बेसिकली हार्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हार्ट का एरिया में चेस्ट पेन हो। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि पूरा चेस्ट, हमारे जॉ से लेके जो नाभि अम्बिलिकस होता है, जॉ से लेके नाभि तक, और पूरी दोनों बाजू, ये सब जो है
हार्ट का एरिया हो सकता है, हार्ट की पेन इस पूरे एरिया में कहीं भी हो सकती है, और इनफैक्ट रेडिएशन भी हो सकती है, बाजू में, एक बाजू में जा सकती है, दोनों बाजू में जा सकती है, जॉ में जा सकती है रेडिएशन, बैक पे जा सकती है, शोल्डर्स में जा सकती है। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं चेस्ट पेन की। तो लेकिन फिर भी प्रेडोमिनेंट सिम्टम हार्ट अटैक का जो होता है वो चेस्ट पेन ही होता है। लेकिन कुछ लोगों में हमने देखा है कि भाई ये क्लासिकल सिम्टम चेस्ट पेन का या तो बहुत माइल्ड होता है या फिर होता ही नहीं है, और ये पेशेंट्स दूसरी चीज़ों से ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, जैसे अनईजीनेस हो गई, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो गई, और थोड़ा सा पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो गई, और कई बार सिर्फ सांस ही फूलने लग जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स से क्या होता है कि एक तो डिले होता है डायग्नोसिस में, पेट में अपर हिस्से में दर्द होती है तो इंसान सोचता है कि मेरे को गैस की प्रॉब्लम हो गई है, और कई बार मतलब सिर्फ सांस फूलती है तो रेस्पिरेटरी वालों के पास यानी लंग्स वालों के पास जाते हैं कि भी मेरी सांस फूलने लग गई थी। तो कई बार ये एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि डायग्नोसिस में डिले पैदा कर देते हैं और ट्रीटमेंट में डिले पैदा कर देते हैं, और हार्ट अटैक की वजह से डैमेज हो जाता है। तो जब बाद में कई बार पेशेंट आता है कि भाई जब उसकी हार्ट की पंपिंग कम हो चुकी है तो वो दूसरे सिम्टम्स लेके आता है कि भाई चलने पे सांस फूल रही है, तो पता लगता है कि कभी उसको हार्ट अटैक हुआ था प्रॉबेबली, जो पकड़ा नहीं गया या जो ट्रीट नहीं हुआ। तो एक तो ये होते हैं कि भाई साइलेंट हार्ट अटैक्स हो जाते हैं और मतलब डायग्नोसिस नहीं हो पाता सही समय पे, विच इज़ इवन वर्स। दूसरा ये है कि कई बार साइलेंट अटैक ऐसे होता है कि भाई सडन इवेंट हो जाता है कि पेशेंट की दिल की धड़कन अचानक से बिगड़ ही गई, और जो कि कई बार सडन कार्डियक डेथ का कारण भी बन सकता है। तो अब देखो, साइलेंट हार्ट अटैक से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना। एंड ऑफ द डे तो रिस्क फैक्टर कंट्रोल ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगी। भाई जो ये साइलेंट हार्ट अटैक्स किन में ज़्यादा होते हैं, ओल्डर एज में, डायबिटिक्स में, या इवन फीमेल्स के अंदर साइलेंट अटैक्स की या एटिपिकल सिम्टम्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो रिस्क फैक्टर्स जिनके हैं, शुगर है तो शुगर कंट्रोल करें, बीपी है तो बीपी कंट्रोल करें। जब हम ये रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे तो ओवरऑल हार्ट अटैक चाहे वो साइलेंट हो चाहे एविडेंट हो, दोनों का रिस्क हम कम कर सकते हैं। जी सर। तो सर WHO के डाटा के हिसाब से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं वो डेथ के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं जी। तो इसके पीछे क्या कारण है, और मैं ये जानना चाहूँगी कि इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी क्या है? देखो, सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, देखो WHO ने यही है कि धीरे धीरे हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस क्योंकि बढ़ता जा रहा है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जिसको हम माने कि भी इन्फेक्शन से हटके, तो उसका सबसे मेजर कॉज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो जिसके कारण सबसे मैक्सिमम मोर्टेलिटी होती है। और इट इज़ नॉट कि खाली मोर्टेलिटी, बल्कि इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है किसी हार्ट डिजीज़ पेशेंट की, वो और भी ज़्यादा ट्रबलसम होती है। तो अब देखो, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आई बिलीव इज़ रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट। क्यों? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई हम जैसे कई बार इनफैक्ट टेस्ट कराते हैं, प्रिवेंटिव पैकेजेस आजकल करवाते हैं कि भाई TMT करके देखें, इको करके देखें, ECG भी होता है उसमें। अब जिस पेशेंट को हार्ट डिजीज़ नहीं है तो उसका ECG भी ठीक आएगा, और मे बी इवन क्रिटिकल डिजीज़ नहीं है तो ECG भी ठीक आएगा, इको भी ठीक आएगा, और ये भी हो सकता है हम कोई स्ट्रेस टेस्ट जैसे कोई ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो भी ठीक आ जाए। क्यों? क्योंकि शायद प्रॉबेबली अभी क्रिटिकल डिजीज़ नहीं है, लेकिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो ऐसे पेशेंट्स को एक्यूट कार्डियक इवेंट होने का रिस्क भी होता है। और एक्यूट कार्डियक इवेंट यानी कि हार्ट अटैक सडनली इवेंट होता है जिसके अंदर जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो उसके अंदर वो बेसिकली डिजीज़ अनस्टेबल हो जाती है, उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है, आर्टरी बंद हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो दैट मीन्स कि आज किसी पेशेंट ने अगर हम TMT कराया तो, और TMT करा के TMT नेगेटिव आ गया, वो खुश हो गया कि यार मेरा तो TMT ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और ये भी पता लगा कि बिकॉज रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ दिनों बाद ही उसको हार्ट अटैक हो गया, तो वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो इसलिए एंड ऑफ द डे मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रिवेंटिव पैकेजेस, ये प्रिवेंटिव टेस्ट नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। उससे भी काफ़ी बार रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता लगता है, पेशेंट और प्राइम होता है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट विल मैटर इज़ रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, कि भाई प्रिवेंट करना है तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर,
स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं इनको हमें चेक में रखना है। जी। तो सर आजकल ये देखा जाता है कि जो यूथ है उसमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा चलन है, और ये भी देखा जाता है कि जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, और इसी की वजह से हार्ट डिजीज़ भी बढ़ रही हैं। तो जी। इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं? देखो, जंक फूड बेसिकली क्या है, ये जंक फूड के अंदर मतलब फ़ैट इनटेक ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये दीज आर वैसे भी दीज आर अनहेल्दी फैट्स। तो एक अच्छी डाइट जो होती है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे डाइट में फ़ैट इनटेक ज़्यादा होगा, स्पेशली ये जो सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स ज़्यादा होंगे, दीज आर हार्मफुल फैटी एसिड्स, जो कि ये ब्लॉकेजेस जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको और बढ़ावा देते हैं। प्लस जो जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक मैंने बताया कि आपको स्मोकिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग ये जो ब्लॉकेजेस, ना सिर्फ ब्लॉकेजेस की एक्सलरेशन करता है, यानी कि उसको जल्दी जल्दी और डेवलप कराता है, बल्कि उसको अनस्टेबल भी बना देता है। इनफैक्ट एवरी सिगरेट जो हम स्मोक करते हैं उसके अंदर बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस पैदा करता है वो एवरी सिगरेट, जो कि हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो एक तो होती है स्टेबल हार्ट डिजीज़ कि भाई ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि भाई जब उनकी ब्लॉकेजेस एक क्रिटिकल लेवल पे आ जाती है कि भाई जब भी वो एग्जर्ट करते हैं, एग्जर्ट करने पे हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है, हार्ट की डिमांड बढ़ती है, ब्लॉकेजेस होने के कारण ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो पेशेंट को एंजाइनल पेन हो जाती है। तो वो एक तरह की प्रेजेंटेशन है जिसको हम क्रॉनिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना कहते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा वरिसम होता है एक्यूट कॉरोनरी इवेंट, जिसके अंदर पेशेंट को सडनली हार्ट अटैक्स पैदा हो जाते हैं। तो स्मोकिंग या हार्ट अटैक पैदा करने की टेंडेंसी को और बढ़ावा दे देता है। तो इसलिए, और प्लस जैसे कि जैसे आपने बताया कि भाई यूथ के अंदर ये जंक फूड का हो रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज से जो वेट गेन होता है, टिपिकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, जिसमें देखा जाए तो पेट निकला हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपमेंट ना तो सिर्फ हार्ट डिजीज़ बट एज वेल एज हार्ट अटैक्स। तो हमें यही बेसिकली आज के यूथ को समझाना है कि बिकॉज समय रहते अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ये रिस्क फैक्टर्स अपने मैनेज करेंगे, तो आगे की ज़िंदगी अच्छी और आसान हो सकती है। इनफैक्ट मैं हमारे टीचर कहा करते थे कि सही आहार, सही विचार, सही व्यवहार और समय रहते उपचार, इस चीज़ का पालन करेंगे तो हार्ट के मामले में हम खुश रह सकते हैं। तो सर अभी हमने इतनी बड़ी महामारी का सामना किया है, कोविड-19, जी। और कोविड-19 के बाद ये देखा जाता है कि ये बातें आ रही हैं कि जो हार्ट डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके पीछे मेडिकल रिसर्च का क्या कहना है? देखो, कोविड-19 एक मतलब ऐसा वायरस है इनफैक्ट, तो जो उसमें एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कैपेबिलिटीज़ थी। अब अगर हम बहुत मेडिकल उसमें मैं डेप्थ में नहीं जाता, लेकिन बेसिकली जो हमारी अंदर जो ब्लॉकेजेस, वेसल के अंदर जो ब्लॉकेजेस पैदा हो रही है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है जो सालों से चलता रहता है। और ये एक तरह की इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब कि जिसमें मतलब जैसे कि कोई भी हम बीमारी लेते हैं तो उसके अंदर जो ब्लड के सेल्स हैं वहाँ इकट्ठे होके कुछ ऐसे रसायन या जो सब्सटेंसेस पैदा करते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो भी एक तरह की इन्फ्लेमेशन, स्लो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ही है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर पहले कोलेस्ट्रॉल, वेसल के अंदर पहले कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, उसके अंदर ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके अंदर ब्लॉकेजेस पैदा हो रही है। तो क्योंकि ये भी एक एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, कोविड-19 या उस तरीके से जो कि कई वायरस हैं वो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी रहते हैं, यानी कि वो ये इन्फ्लेमेशन को और बढ़ावा देते हैं। जब वो और बढ़ावा देते हैं तो हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस और स्पीड अप हो जाती है और अगेन वो जो ब्लॉकेज है वो अनस्टेबल होने लग जाती है और हार्ट अटैक्स पैदा कर देती है। तो ऐसा हमने देखा है कि कोविड-19 के बाद प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ना सिर्फ जो है हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस प्रोबेबली थोड़ा सा बढ़ा है, और पर क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, और कोविड-19 के अंदर हमने देखा कि भाई काफ़ी लोग हार्ट अटैक करके प्रेजेंट होने लगे बिकॉज कि जो वो बीमारी को कोविड-19 इन्फेक्शन उस समय अनस्टेबल बना दिया, तो हार्ट अटैक्स होने लग गए।
तो सर आजकल हमें देखते हैं कि वेयरेबल टेक्नोलॉजीज़ का बहुत यूज़ हो रहा है, जिसमें हमारी स्मार्ट वॉचेस होती हैं, फिटनेस बैंड्स हार्ट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो रही हैं। तो क्या ये क्लिनिकली रिलायबल है? देखो, बहुत रिलायबल तो नहीं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट ये इसमें हार्ट रेट ट्रैकिंग हो जाती है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो वेरेबल डिवाइसेस हैं जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, तो इसमें हार्ट की जो रिदम एबनॉर्मलिटीज़ हैं, यानी कि कई बार हार्ट रेट इर्रेगुलर हो जाती हैं, वो चीज़ इसमें फिर भी पकड़ी जा सकती है। और मतलब इनफैक्ट एक एबनॉर्मलिटी होती है जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें हार्ट रेट इर्रेगुलर हो जाती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन पकड़ने के लिए ये फिर भी सेंसिटिव हैं और यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमें ऐसा डाउट होता है कि शायद इस पेशेंट को हो सकता है बीच बीच में एट्रियल फिब्रिलेशन नाम का ये एरिथमिया या इरेगुलर हार्ट रेट हो रही हो, और लेकिन वो इतनी इनफ्रीक्वेंट है कि हम कभी ऐसा हो नहीं सकता कि भाई हम उसका ईसीजी से देख पाएँ। तो ऐसे में, और कई बार हमारे जो रूटीन डिवाइसेस होते हैं जैसे होल्टर होता है जो 24 घंटे की ईसीजी या 48 घंटे की ईसीजी रिकॉर्डिंग करते हैं, कई बार 7 दिन 14 दिन वाले भी हमारे पास होते हैं, बट कई बार इतना इनफ्रीक्वेंट होता है कि वो हम पकड़ में नहीं पा रहे होते। तो उस समय ये स्मार्ट वॉचेस जो लोग पहनते हैं, तो उसके अंदर ये कई बार कैप्चर हो सकता है कि हाँ, इस समय पे हार्ट की जो गति है वो तेज़ इर्रेगुलर हो गई थी। तो हाँ, उस एंगल से मतलब ये है कि इनकी एडवांटेज है, बट हाँ, ये दे आर नॉट एज एक्यूरेट एज जो हमारे प्रॉपर मॉनिटर्स वगैरह होते हैं। तो सर ये भी देखा जाता है कि विमेंस में हार्ट अटैक की जो अवेयरनेस होती है वो कंपैरेटिवली मेंस से कम होती है। तो क्या रिस्क फैक्टर्स में भी कोई डिफरेंस होता है? देखो, विमेंस में जो हार्मोन्स होते हैं उसके कारण मेनोपॉज से पहले, जब तक कि एक विमेन मेंस्ट्रुएशन चल रहा है उसका, तो वो रीजनेबली ये हार्मोन्स का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसलिए ऐसे में मतलब जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना मेल के सिमिलर एज मेल्स के कंपैरिजन में कम होती है। तो लेकिन अगर उनको कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर्स होता है, तो जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर सीएडी, यानी कि समय से पहले उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में जैसे माता पिता, चाचा चाची या ब्रदर किसी को हार्ट डिजीज़ हुई हो, तो यानी कि वो रिस्क जो है, जो वो प्रोटेक्शन है, फिर वो कम हो जाती है। डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, तो या फिर स्मोकिंग हो गई, तो जब ये कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर्स आने लग जाते हैं तो वो प्रोटेक्शन फिर हटने लग जाती है। अदरवाइज नॉर्मली फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन से पहले प्रोटेक्शन रहती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। हाँ, मेनोपॉज के बाद जो है वो फिर प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो पीक ऑफ हार्ट डिजीज़ है वो मेल्स में थोड़ा जल्दी आती है, फीमेल्स में थोड़ा बाद में आती है। प्लस इसके अलावा हमने देखा है कि जो फीमेल्स के अंदर एटिपिकल प्रेजेंटेशंस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई क्लासिकल चेस्ट पेन की संभावना, थोड़ी सी एटिपिकल सिम्टम संभावना ज़्यादा होती है मेल्स के कंपैरिजन में, इसलिए कई बार फीमेल्स में डायग्नोसिस में डिले हो सकता है। तो ये रीजंस हैं जो एक विमेंस इन हार्ट डिजीज़ को थोड़ा सा मेल से अलग बनाते हैं। जी, तो सर कई बार हाँ देखा जाए तो ये भी बात चलती है कि मेंस में हार्ट अटैक इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो इमोशनल नहीं होते इतने। तो क्या ये मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग ठीक है? नहीं, देखो इमोशनल, देखो पहले सबसे पहले तो जो जिसको हम इमोशनल हम कह रहे हैं, साइको सोशल फैक्टर्स कहते हैं। साइको सोशल फैक्टर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इवन फॉर हार्ट डिजीज़। तो ऐसा नहीं है कि कई बार हम सुनते हैं ना कि भाई, कई बार इनफैक्ट सुनते भी हैं और पिक्चरों में कई बार दिखाते हैं कि कोई सडन किसी को कोई ख़राब न्यूज़ मिली और उसको हार्ट अटैक आ गया, तो ये एक्चुअली मेडिकली सच है जी। क्योंकि साइको सोशल फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एट वर्क, स्ट्रेस एट होम, फाइनेंशियल स्ट्रेस, और इवन ऐसा देखा गया है कि भाई जो इमोशनल स्ट्रेस, इवन स्पेशली लास्ट ईयर में कोई ऐसे इवेंट्स हुए हों, ये सब एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट डिजीज़, स्पेशली हार्ट अटैक्स को बढ़ावा देता है। इनफैक्ट जितनी स्टडीज़ हुई हैं उसमें यही शो हुआ है कि भाई जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ तो उनको अंदर, और जब हम उनको कंट्रोल पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो ये स्ट्रेसेस ज़्यादा थे एज़ कंपेयर टू जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो इसलिए साइको सोशल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइको सोशल फैक्टर्स की मैनेजमेंट
जो है स्पेशली हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फर्दर इवेंट्स को कम किया जा सके। तो ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई इनमें से एक पॉपुलेशन मेल या फीमेल दूसरे से अलग प्ले कर रही है। बट हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अक्सर छूट जाता है कि हम पेशेंट की जो एंग्जाइटी है या पेशेंट को कोई डिप्रेशन है या ये जो स्ट्रेसेस उसके एनवायरनमेंट में है उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि ये मेडिकली ये प्रूवन है कि भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल थेरेपीज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इस पर रिसर्च क्या कह रही है, क्या ये आम पेशेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो पाएंगी? देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो पहले अगर हम स्टेम सेल थेरेपी की बात करें तो स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली स्टेम सेल्स एक तरह से हमारे प्रीमेच्योर सेल्स होते हैं विच आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। अब मतलब बेसिकली क्या है कि जिन लोगों को हार्ट की डिजीज़ है, स्पेशली जैसे पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो उनके जो हार्ट को डैमेज हो चुका है वो परमानेंट डैमेज है जो कि बियॉन्ड रिकवरी है। तो उनकी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो जब वो कम हो चुकी है तो पेशेंट की सांस फूलती है, बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन होता है और इनफैक्ट मतलब लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होता है जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव होता है और कई बार मतलब देखा जाए तो प्रोग्रेसिवली ओवर पीरियड ऑफ 2, 3, 4 साल 5 साल में पेशेंट इवन सकम कर जाता है हार्ट डिजीज़ को। तो स्टेम सेल थेरेपी तो क्योंकि ये हार्ट ऑलरेडी डैमेज है और हमारी बॉडी के एडल्ट जो टिश्यूज़ हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग, यानी कि वो एक बार ख़राब हो गए तो वो रीजनरेट नहीं करते। तो ये जो इमेच्योर अर्ली सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, दीज आर केपेबल ऑफ रीजनरेशन। तो जब हम उनको देते हैं तो थ्योरेटिकली इट शुड बेनिफिट। छोटे ट्रायल्स हुए हैं जिसमें कई ट्रायल्स में इनका बेनिफिट भी मिला है कि भाई हमने ये जब सेल इंजेक्ट करे हैं तो ऐसे में हार्ट की जो रीजनरेशन हुई है टिश्यूज़ की, तो हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव भी किया है। जब वो हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव करे तो पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन भी इम्प्रूव करी है। बट ये अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है। मे बी अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स की रिसर्च और होने से इस चीज़ थेरेपी और रिफाइन होगी तो मे बी फ्यूचर में बेनिफिट हमें दे सकती है। हार्ट ट्रांसप्लांट का तो मतलब ये है कि भाई हार्ट पूरी तरह हमारा ख़राब हो चुका है फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो मल्टीपल ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट इतना वीक हो गया या फिर कई बार हार्ट के मसल के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण हार्ट की पंपिंग इतनी ख़राब हो गई कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पा रही जी। तो उस केस में हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, स्पेशली रीजनेबली यंग लोगों में। लेकिन अगर देखा जाए अनफॉर्चुनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज कैडावरिक ट्रांसप्लांट ओनली, मतलब कि भाई कोई मरने के बाद ही हार्ट डोनेट किया जा सकता है। और क्योंकि एक ही हार्ट है कि अपना, तो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में तो 2 किडनीज़ हैं तो इवन लिविंग डोनर्स भी दे सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, तो इसमें लिविंग डोनर्स भी होते हैं। पर हार्ट ट्रांसप्लांट में वो चीज़ संभव नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कैडावरिक ट्रांसप्लांट्स अभी भी बहुत कम है। तो ये है कि मे बी जब धीरे धीरे अवेयरनेस हो कि मतलब ज़्यादा लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट करें इंक्लूडिंग हार्ट, तो ऐसे में हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा डोनर्स अवेलेबल हो। जब ज़्यादा डोनर्स यानी ज़्यादा हार्ट अवेलेबल होंगे तो ज़्यादा लोग बेनिफिट हो पाएंगे। तो ये चीज़ है उसमें। तो सर, आपके हिसाब से जो वर्ल्ड हार्ट डे जैसे कैंपेन होते हैं, क्या लोगों पर कोई एक्चुअल इम्पैक्ट डालते हैं? नहीं, क्यों नहीं डालेंगे। देखो अब हमारे आज की ये कन्वर्सेशन कुछ लोग सुनेंगे, 10 लोग सुनेंगे तो उसमें से एक को तो उस बात पे यकीन होगा। अगर किसी एक ने भी अपना लाइफस्टाइल बदला तो मतलब हमारी अवेयरनेस हो गई, उसको फ़ायदा होगा, वो 10 लोगों और को बताएगा। तो मतलब ये चीज़ का बेनिफिट तो होता ही है कि भाई हम जब अवेयरनेस जागरूकता पैदा करेंगे तो डेफिनेटली जो है मासेस के अंदर इसका बेनिफिट होगा ही होगा। तो सर, अंत में जाते जाते आप हमारे दर्शकों को हार्ट डिजीज़ के बचाव से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से हम सुनते आए हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हार्ट डिजीज़ में भी यही चीज़ लागू होती है, बिकॉज़ हार्ट डिजीज़ होने के बाद की लाइफ आसान नहीं रहती। इनफैक्ट मतलब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है तो इंसान तड़पता है, और अगर चला जाता है तो फैमिली वाले तड़पते हैं।
तो इसलिए वो सिचुएशन ना आए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करें, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया कि भाई रिस्क फैक्टर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर्स को हम पहचानें और अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें ताकि हार्ट डिजीज़ की संभावना कम से कम हो। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई सही आहार, सही विचार, सही व्यवहार और समय रहते उपचार। तो सर, हार्ट डिजीज़ के बचाव से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आपने जाना हृदय रोगों के बारे में, हृदय रोगों से किस प्रकार बचा जा सकता है इसके बारे में, और हृदय को मजबूत रखने के क्या सरल उपाय होते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। लेकिन हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।